हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे एक नए एपिसोड में। हमारे इस एपिसोड का मकसद क्या है? इस एपिसोड का मकसद है कि हम लोग इसमें सक्सेस स्टोरीज़ दिखा रहे हैं। उसमें स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं, उनका एक सफ़र है, उनकी एक जर्नी है जिससे हम लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। उसी पहलू में आज हमारे पहले गेस्ट हैं श्री रण सिंह रेपसवाल जी। इनका भी सफ़र जब मैंने इनकी ज़ुबानी से सुना मुझे बहुत अच्छा लगा। एक किसान परिवार में जन्म लेते हैं जहां पूरी पृष्ठभूमि, पूरा परिवार केवल और केवल खेतीबाड़ी से जुड़ा हुआ है, किसानी से जुड़ा हुआ है। वहां से एक बच्चा निकल कर के आता है और इतना बड़ा शिक्षाविद बनता है कि पूरे एरिया में उनको अगर कोई शिक्षा से जुड़ा हुआ व्यक्ति है तो वो हर व्यक्ति उनको पहचानता है। उसी श्रेणी को हम लोग आपके सामने आज पेश करने आए हैं। उन्हीं के जीवन के बारे में, उनसे कुछ सीखने के लिए आज हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। तो सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूँ सर, आप हमारे इस शो में जुड़े, और मैं आशा करूँगा कि आज हमें अनफिल्टर्ड चीज़ें मिलेंगी आपसे। बिल्कुल। जिससे हम लोग बहुत सारी चीज़ें सीख पाएंगे। मैं साथ के साथ ये भी बताना चाहता हूँ कि ये वीडियो किन लोगों के लिए ज़रूरी है। अगर आप एक शिक्षक हो तो इनसे आप बहुत कुछ सीख सकते हो। अगर आप एक स्टूडेंट हो तो भी आप इनसे बहुत कुछ सीख सकते हो। और उसके साथ साथ अगर आप एक पेरेंट हो, क्योंकि इन्होंने खुद तो काबिल बने ही हैं, साथ के साथ अपने बच्चों को बहुत काबिल इन्होंने बनाया है, तो इनकी पेरेंटिंग भी बहुत अच्छी है। तो इसलिए हम लोग आज इनसे बात कर रहे हैं। तो एक बार फिर आपका स्वागत है सर। नमस्कार जी। सर, हम आपसे आप ही के बारे में जानने के लिए आज यहाँ आए हैं। जी। तो हम शुरुआत करना चाहते हैं शुरू से, यानी कि बचपन से। बिल्कुल। तो सर, कैसा रहा बचपन? देखिए, बचपन हमारा मैं ये बताऊं कि जीवन के अंदर बहुत कठिनाइयों से भरा हुआ रहा, क्योंकि किसान परिवार के अंदर हम लोग पैदा हुए। और किसान का पूरा जीवन जो है, आप लोगों को पता है कि फसलें जो है वो मौसम के अनुसार पैदा देती हैं। बिल्कुल। और ऐसा समय भी आता है जब फसल पककर तैयार हो जाती है। उस समय अचानक ओलावृष्टि, मौसम का ख़राब होना, एकदम से वो पकी पकाई फसल का एकदम से नष्ट हो जाना, ये हमने समय बचपन में देखा है। और उन चीज़ों को देखकर सीखा भी बहुत कुछ है। लेकिन इन कठिनाइयों को हम लोग पार करते हुए हमने शिक्षा को ग्रहण किया था। ये जो शिक्षक बनना, ये कब दिमाग में आ गया था सर कि अभी हमें और कुछ नहीं करना, बस एक शिक्षक ही बनना है? बिल्कुल। देखो, पढ़ाई करने के बाद मैंने एक मित्र के सहारे यहाँ पर पढ़ाना शुरू किया। और बच्चों का जो प्यार, पढ़ाई का जो रिजल्ट देना, साथ जवाब देना, उन मासूम चेहरों को देखकर एक मन के अंदर आया कि क्यों ना हम लोग ग्रामीण स्तर के उन बच्चों को वास्तविक शिक्षा पहुंचाकर आगे लेकर जाएं। बस यहाँ के बच्चों ने मुझे इतनी प्रेरणा दी कि मैं एक शिक्षक बन गया। शिक्षक बन गए, बहुत अच्छी बात आपने कही सर। और वो लगाव दिखता भी है। आज हर एक गांव में जाते हैं या फिर किसी जगह पर हम लोग जाते हैं, किसी शहर में, मैं तो ये कहूँगा कि अगर हम लोग गवर्नमेंट जितने भी आपके ऑफिस बने हुए हैं, दफ्तर बने हुए हैं, मैंने ये खुद महसूस किया है कि शायद हज़ारों लाखों बच्चे आपके संरक्षण में पढ़ करके चले गए। बिल्कुल। 30 साल का लंबा एक्सपीरियंस। बिल्कुल जी। एक प्राइवेट स्कूल में एज ए टीचर अपॉइंट होते हैं आप जी। उसके बाद आप इस क्रम को इतना आगे ले जाते हैं कि आज आप एसपीजी ग्रुप के डायरेक्टर हैं जी। ये पूरी जर्नी सर, अगर हम लोग इसकी चाहें कि आप एक ही लाइन में व्याख्या कर दीजिए, बहुत मुश्किल होगा आई थिंक, लेकिन फिर भी मेरी इच्छा है कि ये 30 साल की जर्नी को आप कैसे देखते हैं सर? जी, धन्यवाद कि आपने मेरी प्राचीन यात्रा को एक बार याद करवा दिया। लेकिन फिर भी मैं प्रयास करता हूं कि ग्रामीण स्तर से उठकर
बच्चों का भविष्य संवारने से शिक्षा की अलख जगाने में पूर्ण रूप से परिश्रम के साथ अनवरत यात्रा थी। अनवरत यात्रा थी, आपने बहुत अच्छी बात की। वैसे मैं अगर यही सवाल कोई मुझसे पूछता बहुत मुश्किल होता, लेकिन आपने बहुत अच्छे शब्दों में आपने इसको एक्सप्लेन कर दिया सर। अभी मैं वो दिन भी याद आपको मैं चाहता हूँ कि सर आप इसको एंजॉय करें, एक बार फिर से हम अपनी उस पूरी लाइफ को जी जाएं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा मैं चाहता हूँ, और जो हमारे दर्शक है वो भी आपकी लाइफ को ध्यान से देखें और उससे बहुत कुछ सीखने का प्रयास करें, और जो कि उनको मिलेगा भी अगर वो अपनी पूरी बातचीत सुनते हैं। जी। मैं ये पूछना आपसे चाहता हूँ कि पहली जॉब कहाँ थी सर, और उसके साथ साथ मैं ऐड कर दूँ सैलरी कितनी थी? बिल्कुल बिल्कुल। देखो, पहली बार मैंने पढ़ाना शुरू किया इस पवन पवित्र भूमि ढिंगसरा के अंदर। ढिंगसरा के अंदर? बिल्कुल, वो सरस्वती स्कूल, और वो बच्चे मुझे आज भी याद हैं। सरस्वती स्कूल में आपने सबसे पहले बिल्कुल पढ़ाना शुरू किया? तो वो पहला बैच मतलब बहुत लगाव बड़ा जी, आज भी उन बच्चों को मैं याद करता हूँ कि उन्होंने मुझे देखो यहाँ तक लेके आने के लिए उन बच्चों का बहुत अहम रोल है। बहुत अहम इतना रोल। प्यार, इतने संस्कार, इतनी मेहनत मैं बता ही नहीं सकता जी। अभी बातचीत हो जाती है बच्चों बिल्कुल, वो बच्चे आज भी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। सारे बच्चे अच्छे लगते हैं, लेकिन वो बच्चे विशेष हैं। वो आपका उनकी पहला मैं बैच था। क्या बताऊं, जो जिस भी फील्ड में वो बच्चे गए थे मेरे, उन्होंने आज भी उस स्कूल से जुड़े हुए हैं। कुछ बच्चे जैसे कारीगरी में गए, उनका आज भी जैसे एक फ़ोन करता हूँ, वो बिना स्वार्थ के इस स्कूल में सेवा दे रहे हैं। वो आज भी अटैचमेंट वो आज भी बरकरार है। बिल्कुल बिल्कुल वो है। और वो बच्चे क्या थे जी, बहुत, जिन्होंने मुझे स्कूल बनाने के लिए प्रेरित और मजबूर कर दिया था जी। यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि ये जो मोटिवेशन आया ये उन बच्चों से आया। अच्छा, सैलरी कितनी थी सर? सैलरी तो बहुत कम थी, लेकिन सैलरी 700 रुपये थी। 700 रुपये थी, लेकिन बच्चों का जो प्यार था वो कई गुना ज़्यादा था जी। हाँ, वो उन पैसों के मुकाबले कुछ नहीं वो बहुत अधिक था। हाँ, मुझे। अच्छा, जब पहली सैलरी व्यक्ति की कितनी भी क्यों ना हो सर, लेकिन पहली सैलरी होती है। बिल्कुल बिल्कुल। क्या किया गया उन पैसों का? देखो, सबसे पहले मैं सैलरी लेके मेरी माँ को मैंने सैलरी दी, और उसमें से कुछ पैसे निकाल के, जैसे करते हैं कोई मिठाई या किसी कन्या को दान करना, और गऊ जो है गौशाला के अंदर भी उस सैलरी को बांट दिया गया था। बिल्कुल। ये अभी आपने जिक्र किया कि पहली सैलरी माँ को दी गई। अगर मैं पूछना चाहूँ कि बचपन में कहाँ लगाव अधिक था? माताजी के साथ अधिक था, पिताजी के साथ अधिक था? और मेरे को याद आया, मैं आपके पिताजी का लेख पढ़ रहा था न्यूज़पेपर में, उनकी एज और उनके बाद उनके रूटीन, साइकिल से उनकी यात्रा, आज भी वो बहुत एक्टिव हैं। तो मैं साथ ही ये भी पूछना चाहता हूँ कि आपका लगाव किसके साथ अधिक रहा? देखो, परिवार के साथ बहुत अच्छा लगाव था, लेकिन अगर उनमें से भी हम बात करें तो माँ के साथ बहुत ज़्यादा लगाव था। हाँ, माँ की बराबरी नहीं हो सकती किसी से, ऐसा हम लोग मानते हैं या फिर जानते भी हैं। मेरे को घर से इस लाइन में भेजने वाली मेरी माँ ही थी, क्योंकि किसान परिवार से जुड़े होने के कारण बहुत सारे काम थे जो खेती से करने होते थे, और टाइम नहीं दे पाते थे एक्स्ट्रा काम के लिए, तो बड़ी दिक्कतें आई। लेकिन मेरी माँ ने पूरा सपोर्ट किया और सहयोग किया कि मैं इस लाइन में आ गया। हाँ, ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती होती है, एक किसान परिवार से जहाँ की वेशभूषा अलग है, और आप जिस दौर से, अभी तो सर टाइम में बहुत चेंज आ गया है, आप जिस दौर से टीचिंग लाइन में आए, वहाँ पे ऐसे कपड़े पहनना और ऐसे कपड़े पहन के गांव में चलना, ये भी एक बहुत बड़ा मैं ये कहूँगा आपके पास चुनौती थी आपके लिए। बिल्कुल। कि आप शर्ट टाई करके आप कैसे चलोगे गली से, ये भी आज हम समझ सकते हैं कि उस दौरान कैसे हुआ होगा। बिल्कुल। अभी मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है सर आपसे, एक कहाँ ज़्यादा आपने आनंद लिया है सर? एक शिक्षक की भांति ज़्यादा आनंद आए, या एक डायरेक्टर प्रिंसिपल आप बने, वहाँ आपको ज़्यादा आनंद मिल रहा है काम करने में? देखो,
आनंद ज़्यादा मेरे को शिक्षक में आया जी। यानी जो क्लास में जो अनुभव है, बिल्कुल बिल्कुल। जो कक्षा में रह के आप खुश थे। हाँ, बहुत खुश था। बच्चों को सिखाना, बच्चों को बताना, बच्चों की समस्याएं सुनकर उनको आगे लेके जाना, बच्चों के साथ बहुत अच्छा लगता था। बहुत अच्छा लगता था। अच्छा सर, कब अब मैं कोई ऐसी, अगर मैं आपसे बात पूछूं कि जहां आपको ऐसा लगा हो, क्या कभी भी ज़िंदगी में, जीवन में कोई ऐसा मोड़ आया है जब आपको ऐसा लगा हो कि नहीं, अब मुझे इस काम को छोड़ देना चाहिए, या फिर मुझे किसी दूसरी फील्ड में जाना चाहिए, अभी बहुत हो गया? कभी ऐसी थकान एज ए टीचर, एज ए डायरेक्टर आपको हुई हो? थकान नहीं, स्टार्टिंग के अंदर देखो, गांव के अंदर हमने गांव के बच्चों के अनुसार, पेइंग कैपेसिटी के अनुसार फीस रखी थी। तो स्टार्टिंग में हमारी 10 से 15 और मैक्सिमम 20 रुपए फीस थी बच्चे की, और बच्चे भी कम थे। तो उस समय हमें ऐसा लगा था कि इतनी कम पैसे के अंदर स्कूल चलाना संभव नहीं है। तो उस टाइम 1-2 बार मन में आया कि हमें बदल लेना चाहिए कोई काम, यानी अपना ये पेशा बदल लेना चाहिए। लेकिन जैसे ही इस बात को सोचकर उन बच्चों के बीच में होता था, तो उन बच्चों को देखकर बिल्कुल भी मन नहीं करता था कि इस धंधे को बदलना चाहिए, इस काम को बदलना चाहिए, इस शिक्षा के काम को बदल लेना चाहिए। फिर मन में आता था कि हमारे बगैर इनको ऊंचे रास्तों पर कौन लेके जाएगा। तो वो आपने उनको तो ऊंचा बनाया ही, साथ में आप खुद भी ऊंचे बने। वो ये जो सफ़र है सर, जैसे आपने कहा कि मैंने इसी गांव में, इसी पावन पवित्र धरा पे मैंने टीचिंग शुरू की, यानी आपके घर से लेकर यहाँ तक का सफ़र आपको करते करते, अगर मैं गलत नहीं बोल रहा तो लगभग 30 वर्ष के आसपास हो चुका है। जी। शुरुआत हुई होगी रोडवेज बस से, या फिर कोई भी गवर्नमेंट व्हीकल या प्राइवेट व्हीकल से, वहाँ से लेके आज एक लग्जरी गाड़ी में हम लोग यहाँ पहुँचते हैं। बिल्कुल। तो मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ, क्या कभी ऐसा दौर आया जब हम फाइनेंशियली बहुत परेशान हो गए, बहुत दिक्कतें पैसे के मामले में हमें आने लगी, या फिर एक ऐसा सर पे कर्ज बढ़ गया? आज हम लोग देखते हैं कि ऐसी सिचुएशन में लोग अपना जीवन छोड़ देते हैं सर, कि हमारे ऊपर कर्ज बढ़ गया है, परेशानी बहुत हो रही है, लोग आत्महत्याएं कर लेते हैं। और मैं ये आपसे ये इसलिए जानना चाहता हूँ क्योंकि सर आपने हर एक दौर जी लिया है। बिल्कुल। ठीक है, ऐसे परिवार से जन्म लेकर के यहाँ तक पहुँचना, बहुत सारे फाइनेंशियल क्राइसिस आपने देखे होंगे, तो उनको कैसे टेक ओवर करते हैं आप, उनको कैसे हैंडल करते हैं, या कभी आए भी थे या नहीं आए? आए थे बिल्कुल। जैसे स्कूल की बिल्डिंग तैयार कर रहे थे, तो ऐसा दौर था कि परेशान थे, लेकिन फिर भी विश्वास रखा। पेरेंट्स ने भी सहयोग दिया उस टाइम पे बहुत, और जो मित्र दोस्त थे उन्होंने सपोर्ट किया, और कुछ समय के बाद सब नॉर्मल हो गया। विश्वास रखा, सबसे बड़ी बात विश्वास रखा। हाँ, टाइम तो प्रत्येक इंसान के जीवन में आता है, उतार और चढ़ाव, लेकिन वहाँ पर डटे रहना ये काबिलियत है। तो सर जैसे कि हम लोग ये बातें करते हैं कि बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो इनको टेक ओवर कर जाते हैं, बहुत सारे लोगों से नहीं होती। तो जब ऐसे कंडीशन में कोई व्यक्ति फंसा है, उसको आप क्या मैसेज देना चाहते हो कि वो कैसे खुद को डील करे? देखिए, सबसे पहले तो हमारा जो कृषि प्रधान देश है हरियाणा, और हरियाणा में ज़्यादातर जो बच्चे हैं वो किसान के बच्चे हैं, और किसान परिवार में जन्म लेने वाला बच्चा बड़ा भाग्यशाली होता है। उसको पता है कि धैर्य और कठिन मेहनत ही परिणाम देती है। धैर्य और कठिन मेहनत, बिल्कुल। यानी आपको पेशेंस रखना है, आपको हार्ड वर्क करना है, और उसके बाद आप अपनी मंजिल को ज़रूर पा जाओगे, ऐसा सर का कहना है। अभी सर मेरे मन में ये भी जानने की इच्छा थी, आज आपके एसपीजी ग्रुप में 3 स्कूल्स चल रहे हैं। जी सर, स्कूल खुद शांति निकेतन स्कूल ढिंसरा में एज ए प्रिंसिपल वर्क कर रहे हैं, और साथ ही साथ ये एसपीजी ग्रुप के डायरेक्टर भी हैं। एक ग्रीन वैली स्कूल भी सर का चल रहा है जो कि चूड़ी बागड़िया में है। उसके साथ साथ एक पीडीएम स्कूल भी
रन कर रहा है अंडर द एसपीजी ग्रुप, जो कि खाबड़ा में है। सर आज के टाइम एक इंस्टीट्यूट को संभालना मुश्किल हो जाता है, तो ऐसी क्या क्रिएटिविटी आपने की, ऐसी कैसे टीम आपने बिल्डअप की कि आप 3 इंस्टीट्यूट्स आज रन कर रहे हो, और उसके साथ साथ मैंने सुना है कि आप एक नया प्रोग्राम भी ले आए हो सफलतम क्लासेस के नाम से। मतलब ये सफ़र कहाँ तक चलेगा सर? इसका आपने कुछ सोच रखा है? नहीं मेरे को 15 बनाने हैं, 20 बनाने हैं, 100 बनाने हैं, या फिर बस जीवन भर अपने को इसी में लगा रहना है? बिल्कुल यही है कि जीवन भर लगा रहना है। देखिए, सबसे बड़ा जो काम होता है वो एक अच्छी टीम मिल जाना, अच्छी टीम का मिल जाना। और मुझे टीचिंग स्टाफ में भी अच्छी टीम मिली और एज ए पार्टनर भी बहुत अच्छी टीम मिली, मैं जिनका आभारी भी हूँ। अब ये ग्रुप संभालना मेरे लिए कोई भी मुश्किल नहीं होता, मैं तो एक स्कूल ही संभालता हूँ। मेरी जो टीम है, हमारा जो ग्रुप है, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्वयं संभाल लेता है। मैं तो ये कहता हूँ कि 3, 4, 5 ये जो हमारी जो ये पूरी टीम है 182 का जो टीचिंग स्टाफ है, वो 100 भी स्कूल संभाल सकता है। 100 स्कूल भी संभाल सकता है। बहुत बड़ी बात सर आपने कही है। एक जैसे ही मैंने स्कूल में एंटर किया, मैंने आपके होर्डिंग्स देखे। अब 490 से शुरू होते हो, 490, 491, 492, 493 अप टू 496। जी 500 में से 496 अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है। हरियाणा में आप टॉप 3 में रह चुके हो। जी और आई होप कि आपके और भी सपने होंगे इसको आगे बढ़ाने के, और मेरे को साथ में इसके पीछे का लॉजिक भी जानना है सर, कि सर आप ये कैसे, हाउ इज़ इट पॉसिबल कि 496 स्कोर आउट ऑफ 500 ऐसा कैसे पढ़ाते हो कि इतना स्कोर बच्चों का रहता है? बिल्कुल। देखिए, अगला जो विजन आपने पूछा था, हम चाहते हैं कि यहाँ पर पढ़ाई करने वाला बच्चा सक्सेस हो। देखो, बच्चों से बड़ा लगाव होता है और प्रत्येक टीचर के यही सपने होते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि इस बार आगे का जो हमारा विज़न है वो ये है कि नीट आईआईटी के अंदर भी हमारा ये ग्रुप रिजल्ट दे। उन बच्चों को जो ग्रामीण अंचल के बच्चे हैं उनकी एक मतलब बहुत आगे लेके जाएं, हमारा विज़न है। और इस साल से हम 6th क्लास से ही कंपटीशन के जो हमारी एनसीईआरटी की जो बुक है उसके साथ साथ कंपटीशन भी हमने तैयार कर रखा है, वो जारी भी कर दिया, लागू भी कर दिया। यानी 6th क्लास के बाद ही बच्चे कंपटीशन की ओर अपने यहाँ स्कूल में पढ़ेंगे। बिल्कुल अभी, और वो सभी स्कूलों में पढ़ेंगे जी। तो हमारा विज़न तो ये है, और 496 का ये है कि जब बच्चे का बेस ठीक हो, टीचिंग स्टाफ बहुत मेहनती हो और बच्चों में जुनून हो। देखो, कॉम्बिनेशन होता है आपस के अंदर बच्चों का और टीचर्स का और स्कूल इन्वायरमेंट का, वो अगर अच्छा दे दे तो बच्चा कोई मुश्किल नहीं टारगेट अचीव कर लेता है। बिल्कुल। अभी बहुत सारे पेरेंट्स भी अपनी वीडियो देख रहे होंगे सर। मैंने जाना है कि आप अपने बच्चे को, आपके बच्चे की शायद MBBS कंप्लीट हो गई है। जी। आपने अपने बच्चे को डॉक्टर बनाया है। आपने भी, मैंने ये भी सुना है या फिर मैंने ये महसूस किया है कि जब बच्चा पढ़ता है, बच्चा वो स्ट्रगल भरा जीवन जीता है, तो उसके साथ साथ पेरेंट्स का भी एक रोल है, बहुत बड़ा रोल है। उनको भी एक ऐसा ही जीवन जीना पड़ता है। तो कैसे मैनेज होता है सर ये सब चीज़ें? कैसे परवरिश की गई? क्या आपको कठिनाई आई? बच्चे को कैसे मोटिवेट रखा? और एज ए पेरेंट बाकी पेरेंट्स को क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले जो डिग्री हम लोग बच्चों से करवा रहे हैं उसके बारे में पेरेंट्स को पूरी जानकारी होनी चाहिए कि क्या ये डिग्री है, कैसे एडमिशन्स होते हैं और इसके बाद बच्चे को क्या करना है। ज़्यादातर क्या होता है कि MBBS में कंपटीशन इस बात का है कि गवर्नमेंट सीट पे एडमिशन उनका हो। अगर बच्चा 600 वाले का एडमिशन हो जाता है, क्या 599 वाला बच्चा कम होता है? नहीं, बिल्कुल। लेकिन उसकी भी मेहनत बहुत होती है सर। एक दो नंबर आगे पीछे के बाद पेरेंट्स को डिसीजन लेना है कि इसको एडमिशन हमें सेमी गवर्नमेंट में करवाना चाहिए। हाँ, उसमें टाइम वेस्ट ना करके, बच्चे पर बर्डन ना डाल के उसको एडमिशन करवा देना चाहिए। जो एक शिक्षा के क्षेत्र में होने के बाद मुझे इन चीज़ों का पता था
ठीक और है। मैंने एडमिशन करवा दिया था। करवा दिया था। बिल्कुल। तो अभी आपके बच्चा MBBS वहाँ कर गया। चुके हैं। बिल्कुल। अच्छा, मैं ये पूछना चाहता हूँ सर कि अभी जैसे आपने भी जिक्र शुरू किया नीट जेई आपका एक मैं एम लगाऊं या आप इसमें कंट्रीब्यूट करना चाहते हो बिल्कुल। कि हमारे यहाँ से ग्रामीण अंचल से बच्चे निकलें। बिल्कुल। अभी हम लोग छोटे परिवारों की अगर हम लोग बात करें, परिवार छोटे हैं, फाइनेंशियली इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, पर सपने सपने होते हैं सर, वो बिल्कुल। सबके बड़े होते हैं। बड़े होते हैं। तो अगर वो जैसे बच्चों को कोटा भेजे या फिर अभी हमारे यहाँ जो प्रचलन है कोटा भेजे, इतनी भयंकर फीस, इतनी भयंकर फीस कि हम लोग अगर एक ग्रामीण अंचल के परिवार की बात करें तो 4-5 साल हमारे घर का पूरा खर्चा चल सकता है जितनी पैसे वो वहाँ ले लेते हैं। बिल्कुल। तो उन चीज़ों से मतलब वो वहाँ क्या है, मैंने ऐसा भी सुना कि आप वहाँ कोटा भी रहे बच्चे के साथ, सीकर भी आप रहे, आपने क्या देखा, वहाँ का क्या इन्वायरमेंट है, वहाँ क्या वो पैसे ठगे जा रहे हैं या फिर उनका कोई बेनिफिट है, वो मैं आपसे जानना चाहता हूँ। देखिए, बच्चे को दूसरे पेरेंट्स को देखकर बच्चे को ज़्यादातर भेजा जाता है जी। आपने सुना होगा 2 साल पहले एक भट्टे पर काम करने वाली गुड़िया का भी MBBS में एडमिशन हुआ हो गया था। हाँ, ऐसा मैंने पूरा रिजल्ट जो देना होता है वो डिपेंड करता है बच्चे की लेबर पर। बच्चे के लिए कुछ समय पहले हमारे यहाँ 699 नंबर शायद आए थे अपने एरिया के पास, जो जवाहर नवोदय से बच्चा पास आउट हुआ। अब आप इस बात को तो जान ही सकते हो, जो 5 साल से बच्चे वहाँ पर बैठे हैं वो क्लियर ही नहीं कर पाते कई बार। और एक जो बच्चा है जो खुद मेहनत करके क्लियर कर लेता है, तो डिपेंड किस पे है, टोटल बच्चे पर है। अगर आपके बच्चे में जुनून है और ताकत है पढ़ाई करने की, तो डेफिनेट वो बच्चा वहाँ जाने के बजाय भी यहाँ भी रिजल्ट दे सकता है। तो मैं तो ये कहता हूँ कि पेरेंट्स को अपनी कैपेसिटी देखनी चाहिए, अपने बच्चे को मोटिवेट भी करना चाहिए। अगर एक बहुत अमीर आदमी के पास बहुत पैसे होते हैं वो तो लगा सकता है, लेकिन एक बच्चे को कामयाब करने के लिए जिनके पास बहुत कम पैसे हैं, लोन पे पैसे उठाते हैं, ब्याज पे उठाते हैं, तो शायद वो बच्चे को ही मोटिवेट करना चाहिए वहाँ भेजने की बजाय। अच्छा सर, तो आपका जो ये यहाँ इन सब चीज़ों को लेके आने का पीछे का मोटिव क्या है कि वो और लोग तो चला ही रहे हैं, जैसे सीकर में चला रहे हैं, कोटा में चला रहे हैं, बड़ी बड़ी सिटीज़ में बड़े बड़े लोग बैठे हैं, अभी आपका किसको देख के आपके मन में विचार आया कि नहीं हमें भी नीट जेईई की प्रिपरेशन बच्चों को करवानी है? देखो, मुझे बच्चों के जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं जिनके सपने अधूरे रह जाते हैं कि माँ बाप बाहर भेज नहीं सकते, पैसा दे नहीं सकते, ऐसे बच्चों को कामयाब करने के लिए हमारे मन के अंदर, हमारी पूरी टीम के मन के अंदर ये बात आई कि हम प्रयास करते हैं और उस तरीके से हम भी पढ़ा सकते हैं और रिजल्ट दे सकते हैं, दे भी रहे हैं। बिल्कुल। चलो सर, हमारी विशेष शुभकामनाएं हैं आपको आपके इस नए प्रोजेक्ट के ऊपर। अभी हम लोग वापस उसी ट्रैक पे आ जाते हैं सर जी। तो ये 3 इंस्टीट्यूट्स आपके बन गए, आपका जन्म होता है किसान परिवार में। एज ए फार्मर लाइफ को आपने अपने पिता की लाइफ से आपने क्या सीखा है सर, कि आपने जब आप पिता को देखते हो क्या क्या चीज़ें आपने अडोप्ट करने की कोशिश की उनसे कि यहाँ ये वाली चीज़ें मेरे को यहाँ से मिली हैं? बिल्कुल। देखिए, किसान परिवार में जन्म लेने के बाद मुझे सबसे पहले धैर्य, कड़ी मेहनत और ज़मीन से जुड़े रहना सीखा है। ज़मीन से जुड़े रहना। जिस प्रकार एक किसान, देखो आप, विपरीत मौसम के अंदर भी, कड़कती धूप के अंदर एक पौधा लगाता है। बिल्कुल। उसको पेड़ बनने तक, फल लेने तक वो इंतज़ार करता है। इन विपरीत परिस्थितियों के अंदर उस किसान को देखकर भी मैंने सीखा कि शिक्षा के क्षेत्र के अंदर भी एक दिन में कोई भी बदलाव नहीं किया जा सकता। इसमें धैर्य बनाए रखना है और कड़ी मेहनत करनी है। तो मैंने किसान परिवार से ये सीखा कि धैर्य रखें और कड़ी मेहनत करें, एक दिन परिणाम जरूर आएंगे। अभी मेरा जो सवाल है वो ये है सर कि हम सक्सेस की जो कोई चरम सीमा तो हम लोग उसको बोल भी नहीं सकते कि ये एक फाइनल डिसीजन है सक्सेस का, लेकिन आज भी
एक सक्सेसफुल पर्सन होने के साथ साथ इस कामयाबी के साथ क्या आपको किसी चीज़ का मलाल है कि इस कामयाबी में वो चीज़ें पीछे रह गई, ये मेरे साथ नहीं हुआ? किसी चीज़ का मलाल है सर दिमाग में, या जीवन से आप सेटिस्फाइड हो? बस सेटिस्फाइड है जी। कोई मलाल मलाल नहीं कि हमें बहुत कुछ, सबसे बड़ा काम है कि हम बच्चों के बीच में रहते हैं और बच्चों को शिक्षित करते हैं, शिक्षित कर रहे हैं। इसके लिए परमात्मा के भी शुक्रगुजार हैं, पेरेंट्स के भी हैं कि कितना अच्छा काम जो है वो समाज के लिए और इस एरिया के लिए और ग्रामीण बच्चों के लिए कर रहे हैं। ग्रामीण बच्चों के लिए कर रहे हैं, वास्तव में ऐसा हो रहा है। इसके साथ मेरे को ये भी जानने की इच्छा हो रही है सर कि आपने एक शिक्षक का जीवन भी जिया है। जी बिल्कुल। और आप अभी एक प्रिंसिपल के रूप में भी काम कर, वैसे दोनों एक जैसे जो मुझे लगता है कि है, लेकिन फिर भी डिफरेंस है। बिल्कुल। क्या अंतर है एक अच्छे शिक्षक और एक अच्छे प्रिंसिपल में? देखिए, एक शिक्षक क्या करता है, अपने क्लास के और अपने विषय के बच्चों को संवार देता है। हाँ। लेकिन एक प्रिंसिपल जो होता है वो पूरे स्कूल के इन्वायरमेंट को देखता है, समस्त टीचिंग स्टाफ को मोटिवेट भी करता है, उन सैकड़ों बच्चों के फ्यूचर के बारे में एक अच्छी व्यवस्था तैयार करता है उनको संवारने के लिए, बनाने के लिए। अभी आप भी देखते होंगे इंस्टाग्राम्स पे या फिर सोशल मीडिया पे रील्स चलती हैं। रील्स में मैं आपको बताऊं कि ऐसी रील्स बना दी गई है जहाँ प्रिंसिपल की कोई ज़्यादा अच्छी छवि दिखा नहीं रहा है, बाकी स्टाफ मेंबर्स जी है ना, कि प्रिंसिपल हमारे थोड़े खड़ूस है जी, प्रिंसिपल हमें धमका देते हैं जी। तो आप उन शिक्षकों के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर किसी शिक्षक के दिमाग में ऐसा घूम रहा है कि जी हमारे प्रिंसिपल बड़े स्ट्रिक्ट हैं, है ना, हमें अगर टाइम पे नहीं आते तो हमें बोलते हैं कि टाइम पे आओ, ये वो, ये जो स्ट्रिक्टनेस आती है, ये पहले जब आप शिक्षक थे तो शायद आप में नहीं होगी, प्रिंसिपल बनने के बाद ये अपने आप आई या कभी आई ही नहीं, या क्या रहता है? देखिए, ये उन्हीं स्टाफ और उनके लिए ही होती है जो अपने टाइम और काम को महत्व नहीं देते, जो काम को महत्व नहीं देते, सिर्फ वही सोचते हैं। जो टाइम पर आता है और अपने काम को महत्व देता है ना, उन टीचर्स की रिस्पेक्ट होती है, वो प्रिंसिपल की भी करते हैं, प्रिंसिपल टीचर्स की बहुत रिस्पेक्ट करता है क्योंकि उनके बगैर कुछ नहीं है जी। बिल्कुल सही। ये मैंने आपसे इसलिए पूछा सर क्योंकि आजकल क्या हो रहा है, सोशल मीडिया पे इस तरह की रील्स चल रही है, ठीक है। तो मेरे को लगा कि एज ए प्रिंसिपल आज आप मेरे साथ बैठे तो मेरे को ज़रूर पूछना चाहिए, एक क्या क्या चेंजेस देखे हैं सर आपने आज से 25-30 साल पहले जब आप टीच करना आपने शुरू किया था? आज एआई का ज़माना है सर, बिल्कुल चीज़ें बदल रही हैं। बिल्कुल। एज ए टीचर आपने क्लास में पढ़ाने के तरीके में, बच्चों के बिहेवियर में, तब के बच्चे और अब के बच्चे में क्या क्या डिफरेंसेस आपने फील किए हैं सर? देखो, ज़माना तो एआई का है, बच्चों के पास अध्ययन सामग्री बहुत है, लेकिन उसको कैसे यूज़ करना है, कैसे उसको प्रयोग करना है, आज टीचर्स का काम ये है। लेकिन पहले जो टीचर्स का काम पढ़ाना होता था और नैतिक जो मूल्य होते थे वो परिवार भी सिखाता था और साथ में टीचर्स भी सिखाते थे। आज बच्चों के नैतिक मूल्य और धैर्य में बहुत कमी आ चुकी है। धैर्य तो बच्चों में है ही नहीं, एकदम से रिजल्ट चाहते हैं और एकदम से डिसीजन लेते हैं। इससे दिक्कत आती है कि वो अपने निर्णय जल्दी बदल लेते हैं। हाँ, जिससे वो थोड़ा सा पीछे रह जाते हैं। अच्छा, तो आपके कहने के अकॉर्डिंग कि बच्चों को, आज के बच्चों में पेशेंस की कमी है, वो उनके अंदर लेके आनी चाहिए। क्या इसके पीछे के कोई कारण दिखते हैं सर कि क्यों आ रहे हैं बच्चों में पेशेंस की कमी, क्यों आ रही है, या फिर क्या इसमें कोई पेरेंट्स का भी रोल है? हाँ, पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है जी इसमें। नंबर 1 तो पेरेंट्स क्या करते हैं, अपने बच्चे की कंपैरिजन दूसरे बच्चे से कर देते हैं कि वो देख, वो पढ़ रहा है, वो कर रहा है, तू नहीं कर रहा। दूसरा, अपने अधूरे जो सपने रह जाते हैं, पेरेंट्स चाहता है कि मुझे इंजीनियर बनना था, डॉक्टर बनना था, मुझे टीचर बनना था, वो अपने अधूरे सपने जो है वो बच्चों पर थोप देते हैं कि तेरे को डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, मैं नहीं कर पाया, अब तू कर। तो इस वजह से वो थोप तो देते हैं, लेकिन बच्चों को ना तो टाइम देते और ना ही नैतिक मूल्यों का ज्ञान करवाते हैं। बच्चों को आज ज़रूरत पता है क्या, कठिनाइयों में कैसे आपको लड़ना है, कैसे आपको स्ट्रगल करना है, जो परिवार में आज ये शिक्षा दी नहीं जाती।
बिल्कुल। और ज़्यादातर सोशल मीडिया पर जो बच्चे लगे रहते हैं, तो बच्चों का ज़्यादातर टाइम स्क्रीन के ऊपर यूज़ हो जाता यूज है। हो जाता है। जी, जी। ये इसने भी बहुत चीज़ें इफ़ेक्ट की होगी सर, जो ये स्क्रीन टाइम है बच्चों का, इसकी वजह से भी कोई पेशेंस की कमी आई होगी? बिल्कुल, मैं तो मेरे बच्चों को एक बात कहता हूँ जी, आज कामयाब होना बहुत आसान है। हुँ, 90% जो बच्चे होते हैं, वो स्क्रीन के ऊपर लगे होते हैं बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। और आपका कंपटीशन सिर्फ़ 10% या 5% पढ़ने वाले बच्चों के साथ पढ़ने है। वाले बच्चा, हाँ, आपने इसको पॉज़िटिव वे में लिया है। बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल और पॉज़िटिव। आज अपने लक्ष्य पर आप ध्यान पूरा लगा दो, कल आप कामयाब हो। कल आप कामयाब क्योंकि इस फ़ोन ने ज़्यादातर बच्चों को जकड़ लिया है जकड़ दिया है। और 99% जो है रील जो है वो एक बार बच्चा देखने लग जाता है, रात को 1-1, 2-2 बजे तक वो रील देखता है जी। तो ये दिक्कतें तो हैं कि जो बच्चा ज़्यादातर फ़ोन पे यूज़ करता है, वो पढ़ाई से दूर हो जाता है, उनको वो चीज़ें याद नहीं रहती, जो उनको एग्ज़ाम में करनी होती है। बिल्कुल। अच्छा सर, इतना लंबा सफ़र, इतना अधिक मेहनत आपने की होगी, वो मतलब इमेजिन करना इतना ईज़ी भी नहीं है कि हम लोग आपकी मेहनत को इमेजिन कर पाएँ। हम सोच सकते हैं कि 700 रुपये सैलरी से लेकर के 3 स्कूल की जर्नी बहुत लंबी होती है, बहुत स्ट्रगल आपने किए होंगे। इस काम मैं आपका ये बता रहा हूँ जो कि आपने इतने बड़े एम्पायर खड़ा किया, एसपीजी ग्रुप खड़ा किया, और परिवार, इसके बीच का जो ये रिलेशन आपने कैसे बनाए रखा कि मेरे को परिवार को भी समय देना है, मेरे को काम को भी समय देना है? इसकी वजह से भी बहुत दिक्कतें आ रही है। कोई अगर एक अच्छा सक्सेसफुल बिजनेसमैन है तो वो परिवार के साथ नहीं रह पाता, जो पूरा दिन परिवार के साथ रहता है उसका बिजनेस अच्छा नहीं चल पाता। मैंने यहाँ आपके केस में ये देखा है कि आपका परिवार के साथ बॉन्डिंग भी बहुत अच्छी है और आपका बिजनेस भी बहुत अच्छा है, तो ये कैसे आपने इनका रिलेशन बनाया? देखो, कठिनाई तो होती है, लेकिन इसमें परिवार ने बहुत सहयोग किया, जिसमें मेरे माता-पिता, मेरे भाई, मेरी पत्नी ने भी। उनको मैंने समझाया, उनको बताया और उन्होंने समझा कि मेरा टाइम ज़्यादा देना वहाँ पर ज़रूरी है। आपके साथ मैं मानसिक रूप से पूरा रहूँगा। बिल्कुल। हाँ, अगर मैं आपके साथ खेत में काम करने में देरी हो सकती है, लेकिन मैं वहाँ पर पूरा टाइम आप दे रहा हूँ और मानसिक रूप से आपके साथ रहूँगा। अच्छा, तो आपने खेत में भी काम हाँ, करवाया है? बिल्कुल करवाया है। उस टाइम में स्टार्टिंग के दौर में मैंने काफ़ी काम करवाया है। तो उन्होंने कोऑपरेट किया और टाइम दिया। उन्होंने माना भी कि इनकी मजबूरी है और इनको वहाँ पर काम करना ज़्यादा ज़रूरी है। आज भी परिवार के साथ मानसिक रूप से हम लोग बिल्कुल साथ हैं, सब पूरे परिवार के साथ हैं। परिवार के साथ है। देखो सर, इतना जैसे जैसे व्यक्ति बड़ा होता है वैसे वैसे उसके ऊपर तनाव भी बढ़ता है, तो जब आप पर तनाव बढ़ता है तब उसको कैसे आप हैंडल करते हैं कि अभी बहुत बर्डन है, टेंशन है, उन सब से कैसे उठे व्यक्ति? देखिए, आप नर्सरी क्लास के अंदर एक बार जाके देखिए, कितनी भी टेंशन है, उन मासूम चेहरों को देखोगे और उनका प्यार, और वो मुस्कुराते हुए आपके पास आएंगे तो आप सब टेंशन भूल जाओगे। अच्छा, आप वो 3 साल के, 2.5-3 साल के बच्चों से हाँ, उनके साथ आप एक बार बैठो, उनके साथ खाना खाना, उनको खाना खिलाना, उनको पानी पिलाना, उनकी टी शर्ट वगैरह उनके वो सेट करना, यानी सब कुछ भूल जाते हैं जी उस टाइम। हाँ, वो आपको तनाव मुक्त कर देती बिल्कुल है। तनाव मुक्त कर ये देते तो हैं। सर आप सौभाग्यशाली हो कि आपको वो बच्चे मिले हुए हैं। बिल्कुल। आप ऐसा सोच के चलिए कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो ऐसा नहीं कर पाता, जो टीचर नहीं है, बिल्कुल। वो अपने आप को अब अगर आप उसको 2 शब्द अगर आप उसको कहें, वो अपने आप को कैसे टेक ओवर करे इन चीज़ों से, तनाव में है और ऐसी सुविधाएं जिसके पास नहीं है? देखो, तनाव प्रत्येक व्यक्ति को किसी न किसी कारणवश आता है, लेकिन वो लंबे टाइम तक नहीं रहता। बिल्कुल। उसका समाधान होता है जी। होता है। तो एक धैर्य और विश्वास बनाए रखें कि अगला पल तुम्हारा अच्छा होने वाला अच्छा है। होने वाला है। वो प्रकृति की जो चीज़ें हैं उनके साथ जुड़े, पेड़ पौधों के साथ है, पशु पक्षियों के साथ है, या छोटे बच्चों के साथ है, या बुजुर्गों के साथ बैठे तो तनाव दूर हो जाता है। तनाव दूर हो जाएगा। बिल्कुल। सर, हमारे एपिसोड में एक हम लोग रैपिड फायर करते हैं जी। रैपिड फायर में आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उस क्वेश्चंस का आपको जल्दी से जल्दी जवाब देना है।
तो शुरू करूं सर? बिल्कुल। पहला क्वेश्चन, एक किताब जिसने आपकी ज़िंदगी बदल दी हो। सत्यार्थ प्रकाश जी। सत्यार्थ प्रकाश। बिल्कुल। सत्यार्थ प्रकाश ने आपकी ज़िंदगी बदल दी। तो आप सबको भी मैं प्रेफर करता हूँ सत्यार्थ प्रकाश पढ़िए, क्योंकि सर ने अगर हमें सजेस्ट किया तो बहुत अच्छी बुक मिलेगी। दूसरा क्वेश्चन सर, एक आदत जिसने सफलता दिलाई। जल्दी उठना और मेहनत करना। जल्दी उठना, बहुत जल्दी उठना। तो सफलता के लिए जल्दी उठना बहुत ज़रूरी है। तीसरा क्वेश्चन सर, एक व्यक्ति जिससे सबसे ज़्यादा प्रेरणा मिली हो। माँ से मिली है, माता पिता से आपको बहुत अधिक प्रेरणा मिली। आपने पहले भी जिक्र किया था कि माँ से बहुत अधिक लगाव था आपका। अगला क्वेश्चन सर, एक गलती जो दोबारा नहीं करेंगे। एक गलती जो दोबारा नहीं करेंगे, किसी स्टाफ को बदल देना या वो बहुत मुश्किल काम लगता है। वो मुश्किल काम है जी। तो आपको क्या चाहिए सर? वैसे एक गलती तो आलस्य कभी नहीं करूँगा। आलस्य कभी नहीं करें। क्या पहले कभी किया है सर? नहीं। तो फिर वो तो आपने कभी गलती की ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, क्या चाहिए सर आपको? सफलता चाहिए या संतुष्टि? संतुष्टि। संतुष्टि चाहिए। पैसा या सम्मान? सम्मान चाहिए। शिक्षक या बिजनेसमैन? शिक्षक। शिक्षक। ठीक है सर, ये हमारा रैपिड फायर था, आपने बहुत अच्छे से जवाब दिए। अभी मेरा एक क्वेश्चन सर, हम इंटरव्यू के अंतिम पड़ाव पे हैं सर। जी जी। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जैसे हालात में आज आप थे शुरुआती दिनों में, ठीक उसी हालात का बच्चा अगर आज आपके सामने खड़ा हो, एक 20 साल का लड़का जो जिसके पास फाइनेंशियली इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन जिसके हौसले बुलंद है, जो कुछ करना चाहता है अपने जीवन में, उसको आप क्या सलाह देना चाहते हो सर? देखिए, एक कठिन परिश्रम करें, मेहनत करें और अपने कार्य के प्रति वफादार रहे, ईमानदार रहे जी। बिल्कुल, एक दिन सफल जरूर हो जाओगे। अगर सर मैं आपसे जानना चाहूँ कि अगर फिर से ज़िंदगी को शुरू करना पड़े वहीं से जहाँ से हम लोगों ने शुरुआत की, बिल्कुल, क्या बदलना चाहेंगे आप अपने जीवन में? देखो, बदलूंगा कुछ नहीं, मैं और ज़्यादा पढ़ाई कराऊंगा, और बच्चों को और ज़्यादा पढ़ाएंगे और अच्छे से तैयार करेंगे। और कुछ बदलने की जरूरत? बिल्कुल, बहुत कुछ जो मेहनत की है उसको और बढ़ाएंगे। अच्छा सर, अभी अंत में मैं आपसे चाहूँगा कि एक मैसेज आपका स्टूडेंट्स के लिए हो और एक मैसेज आपका पेरेंट्स के लिए हो। जो हमारे वीडियो को देख रहे हैं, कि हम उनको एक मैसेज दें कि आपको कैसे बच्चों को हैंडल करना है, पेरेंट्स को, और बच्चों को हम लोग एक मैसेज दें कि हम लोग कैसे शिक्षा को अच्छे से पा सकते हैं और कैसे अच्छी शिक्षा हम लोग ले सकते हैं। बिल्कुल। देखिए, बच्चों के लिए सबसे बड़ा मैसेज यही है कि माता पिता की बात को वो सीरियस लें और माने। और जैसे माता पिता जो चाहते हैं उनको कि वो बच्चे आगे बढ़े, उनके अनुसरण में ही वो आगे बढ़े थी। और चीज़ों को रटे ना, वो सीखें। बिल्कुल, एंजॉय करें और सीखें, और अपना विजन जो है, अपना टारगेट स्टार्टिंग से लेके चलें। बुराइयों से बिल्कुल बचें। इस प्रकार के बच्चों से बचें जो चंचल और लगते हैं कि ये अलग प्रकार के बच्चे हैं, उनसे बचने की ज़रूरत है। बिल्कुल, आज तो ज़रूरत है, क्योंकि कुछ बुराइयां समाज में बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल रही हैं। बिल्कुल। अगला अभिभावकों से ये है कि अपने बच्चों को टाइम दे दिया। आज के दिन टाइम दे। बच्चा सब कुछ है। अगर बच्चा एक बार कोई गलत रास्ते पर या गलती कर देगा तो वापस उसको आप नहीं ला सकते। बच्चे का ऑब्जर्वेशन करें, उनका फ़ोन चेक करें, उनका मित्र, उनके दोस्त, उनको भी चेक करें। बच्चा क्या खाता है, कैसे विश्वास रखता है, वो चीज़ें भी नोट करें। टाइम दें, बच्चों की इच्छाएं पूछें, उन पर कार्य थोपे नहीं, उनका साथ दें। बिल्कुल। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर, आपका भी धन्यवाद। मैं एक बात और साथ के साथ कहना चाहूँगा कि इसका मेरे मन में सर बहुत सारे क्वेश्चंस थे, लेकिन अभी हमें समय का भी थोड़ा देखना पड़ता है। बिल्कुल। तो शायद कभी ना कभी मैं आपके साथ इसका पार्ट 2 भी ज़रूर करूँ। आप सबको भी क्या करना है, एक तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और साथ ही साथ सर के जितने भी हमें एडवाइजेज़ मिले, एक तरह से हमने इनकी लाइफ को जानने की कोशिश की, उनसे हमें कुछ सीखना है, और आपको लाइक और कमेंट करना है, और लगातार हमारे जो आगे एपिसोड्स आने वाले हैं उनको भी साथ बने रहना है। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।